ऑलराइट। अच्छा हम ना आप शादी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी सर। अच्छा अब मैं आपको, क्योंकि सिलेबस हमें क्लियर होना चाहिए ना, ये सिलेबस है हमारे पास। तो हमने आपके सामने जो 2.2 है हमारे पास, प्राइस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, इसको हमने स्किप किया था। और हमने सिर्फ जो 2.1 है इसको किया था। और 2.1 करने के बाद हम डायरेक्ट चले गए थे किस पे भी, 2.3 पे हमने वो जो प्राइस रेशियो सप्लाई है इसको भी स्किप किया था, हम 2.4 पे चले गए। 2.4 जो है वो आखिरी यूनिट है चैप्टर 2 का, सेकंड लास्ट कह लें आप। तो वो उसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया था, सिर्फ जो 244 है वो रह गया। और 244 के बाद हम आगे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस में नहीं जाएंगे। हम पहले इलास्टिसिटीज को कवर करेंगे और उसके बाद कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस को करेंगे। अच्छा, तो ये चैप्टर 2 जरा लंबा है। अच्छा अब ये आपको नजर आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है 244 पे, फंक्शंस ऑफ प्राइस, ये इन रिसोर्स एलोकेशन, राशनिंग, सिग्नलिंग, जिसको ट्रांसमिशन ऑफ प्रेफरेंसेस भी बोलते हैं, एंड इंसेंटिवाइजिंग। अच्छा, आपको पहले रिसोर्स एलोकेशन का पता है? जी रिसोर्स एलोकेशन का क्या मतलब होता है, हमने पहले बात की थी। सर, allocating resources efficiently by answering the three questions. वेरी गुड। और मेरी इस पे इंस्टा पे वीडियो भी पड़ी हुई है रिसोर्स एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? जी सर, मैंने देख ली थी। गुड। अच्छा तो ये तो हमें समझ आ गई। अच्छा अब जो प्राइस है वो रिसोर्स एलोकेशन में हमें हेल्प करती है। तो प्राइस मैकेनिज्म क्या चीज है, सवाल ये है। रिसोर्स एलोकेशन आपको पता है, आप 3 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। ओके के रिसोर्सेज को कहाँ इस्तेमाल करना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि वो प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर ने डिसीजन लेना है, ये पब्लिक सेक्टर में। लेकिन हम चूंकि प्राइस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के अंदर या जब गवर्नमेंट होती है तो फिर प्राइस सिस्टम थोड़ी ना चलता है। फिर तो गवर्नमेंट एक रेट फिक्स करती है प्राइस का, भाई जनाब ये प्राइस होगी बस, और कुछ नहीं होगा, इस प्राइस को आप चेंज नहीं कर सकते। तो वो एक और सीन है। लेकिन जो जनरली हम प्राइस की बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, या जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करती है, उस प्राइस सिस्टम को हम प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं। और वो हेल्प करता है आपकी रिसोर्स एलोकेशन। ये भी हमने पढ़ा है ना ये। जी सर। और वो कैसे हेल्प करता है, प्राइस फंक्शन ऑफ प्राइस इन रिसोर्स एलोकेशन, वो कैसे हेल्प कर रहा होता है, यानी कि प्राइस मैकेनिज्म जो है वो कैसे हेल्प करती है। फंक्शन ऑफ प्राइस का मतलब है वो जो प्राइस मैकेनिज्म है आपका, तो वो कैसे हेल्प करती है आपको रिसोर्स एलोकेशन में। सर मैं बताऊं? हाँ जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ। सर वो कंज्यूमर्स नहीं, प्रोड्यूसर्स को हेल्प करती है डिमांड के थ्रू। डिमांड के थ्रू, यानी कि अगर किसी चीज की हम चले, डिमांड की बात तो आपकी सही है, आती तो डिमांड से ही है। किसी चीज की डिमांड अगर बढ़ रही है तो उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर्स को ज्यादा प्रॉफिट उसमें नजर आएगा, और वो उसको उस चीज की प्रोडक्शन में ज्यादा रिसोर्सेज को एलोकेट करना शुरू कर दें। तो प्रोड्यूसर को तो हेल्प कर रही है। इसी तरह अगर किसी चीज की डिमांड कम कर दी है कंज्यूमर्स ने, तो उसकी प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी, और प्रोड्यूसर्स को वो डिस्करेज होंगे और वो कहेंगे जी प्राइस जो है वो गिर रही है तो हमारा प्रॉफिट गिर रहा है। तो वो क्या करेंगे, वो उस चीज की प्रोडक्शन में रिसोर्स एलोकेशन कम कर देंगे। ऐसे ही है ना? जी सर। अच्छा अब हम देख लेते हैं आगे साथ साथ। अब ये रिसोर्स एलोकेशन है, आगे राशनिंग है, सिग्नलिंग है, एंड इंसेंटिवाइजिंग है। तो पहले ना हम ये जरा देखेंगे कि ये राशनिंग जो है, यही देख लेते हैं। कौन सा ये टॉपिक राशनिंग करा रहे हैं सर? क्या चीज? कौन सा टॉपिक करा रहे हैं? अरे भाई ये देखो, ये मैं चूंकि सिलेबस को फॉलो करता हूँ ना, अभी मैंने बताया है, मैंने ये प्राइस सिस्टम चैप्टर 2 शुरू कराया था ना, तो इसमें हमने जो जी जी। 2.1 है वो कम्प्लीटली कर लिया था। और 2.2 मैंने स्किप करवाया, इलास्टिसिटी अभी करवाऊंगा। और 2.3 भी स्किप करा दिया क्योंकि वो भी इलास्टिसिटी के ऊपर है। मैं डायरेक्ट 2.4 पे आ गया था, उसकी वजह ये थी कि
जब आप डिमांड सप्लाई पढ़ रहे हैं तो इक्विलिब्रियम भी उसके साथ पढ़ना चाहिए ना। तो बहरहाल उन्होंने सिलेबस में इसको बाद में डाल दिया, मैंने पहले करवा दिया। अब हम इसमें से हम कर रहे हैं 244, लास्ट है। उसके बाद हमारे पास 2.5 आता है, लेकिन हम इसको बाद में करेंगे। कंज्यूमर प्रोड्यूसर में पहले हम इलास्टिसिटी को कवर करेंगे। तो अभी हम ये 244 कर रहे हैं ताकि हम जल्दी से इलास्टिसिटी की तरफ चले जाएं। समझ आ गई जी? जी सर। अच्छा, अब ना हम ये देखने लगे हैं कि जो राशनिंग है ये क्या चीज है। अच्छा, राशनिंग ना आपको मैंने बताना था कि ये इसको इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है आप ना डिमांड को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अच्छा, ये काम ना होता है, बल्कि होता था, आजकल तो उतनी जंगें नहीं होती, लेकिन पहले ये होता था कि जब वॉर्स होती थी बिटवीन कंट्रीज, तो उसमें ऑफ कोर्स जो है वो अब ज्यादा रिसोर्सेज जो है ना वो एलोकेट किए जा रहे हैं फॉर डिफेंस पर्पस। तो वो वहां इस्तेमाल हो रहे होते थे। तो अब गवर्नमेंट को पता है कि रिसोर्सेज अभी कंज्यूमर्स की सेटिस्फैक्शन के लिए इस्तेमाल करना मुश्किल काम है। तो गवर्नमेंट क्या करती थी कि वो रैशनिंग कर देती थी, मतलब फिक्स कर देती थी कि ये एक घर है, एक घर को, एग्जांपल दे रहा हूँ, एक जो है ना वो बैग ऑफ फ्लोर से ज्यादा या 20 किलो आटे से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। ये आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करना है पूरा महीना, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो हमने शिफ्ट कर दिए हैं टुवर्ड्स डिफेंस, क्योंकि द कंट्री इज इन स्टेट ऑफ वॉर। तो इसलिए हम ज्यादा हर एक को जो है वो गुड सप्लाई नहीं कर सकते, even if they have the price। तो they have the, sorry, they have the purchasing power। तो अब परचेजिंग पावर कम करने के लिए आप वो क्या करते हैं, वो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दी कि हम इससे ज्यादा आपको सप्लाई नहीं करेंगे। जो भी आइटम्स हैं आपने इसी में गुजारा करना है, ताकि रिसोर्सेज वहां से रिलीज हो जाएं और वो रिसोर्सेज जो है वो डिफेंस के लिए इस्तेमाल करें। रैशनिंग ये इस तरह से गवर्नमेंट करती रही है। अब यहाँ पर हमने बात करनी है, क्योंकि रैशनिंग तो है लेकिन हम इसको बोलते हैं प्राइस रैशनिंग। अब रैशनिंग मैंने जैसे आपको कहा कि पर्पज क्या है कि डिमांड को रिस्ट्रिक्ट करना, लेकिन यहाँ पर ये काम गवर्नमेंट नहीं करेगी। यहाँ पर ये वाला काम जो है ना वो यहाँ पे जो ये वाला काम है ना ये करेगी प्राइस। वो कैसे करेगी, वो जरा आप गौर करो कि मैं यहाँ आपको एक डिमांड कर्व बना के दे रहा हूँ और ये एक सप्लाई कर्व है, ये इक्विलिब्रियम है और ये प्राइस। ठीक है, हुआ क्या, किसी वजह से सप्लाई कम हो गई, कोई वजह, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, जो बारिशें ज्यादा हो गई, कम हो गई, ठीक है, तो उससे सप्लाई कर्व यहाँ चला गया। सप्लाई कर्व के लेफ्ट में जाने से क्या होगा, ऑफ कोर्स सप्लाई जब कम होगी तो शॉर्टेज होगी ना मार्केट में, मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी। अच्छा, और वो आपको हम इस तरह से देख भी सकते हैं, जरा गौर करो, मैं कलर दूसरा इस्तेमाल कर लेता हूँ। क्या अगर हम प्राइस को यही रखें, ओपी यही वाली प्राइस है, और सप्लाई चली गई है H1 पे, तो अगर आप गौर करो तो ओपी पे सप्लाई कितनी रह गई, इतनी नहीं रह गई। अब नया सप्लाई कब तो वो है, अगर डिमांड कब तो वही है ना, अगर डिमांड हम वही रखते हैं, उतनी ही डिमांड है और प्राइस नहीं चेंज हो रही, तो सप्लाई जो है वो तो कम होके यहाँ पर पहुंच गई हुई है, डिमांड तो यहीं पर है। तो ऑफकोर्स जो मैंने आपको बताया, ये जो गैप आपको नजर आ रहा है, ये किस चीज का है, शॉर्टेज का है। ठीक है ना, तो जब शॉर्टेज होती है तो आपको पता है प्राइसेस बढ़ती हैं, तो फिर प्राइस वहां नहीं रहेगी, प्राइस बढ़ेगी ऑफ कोर्स। इसका मतलब प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी। और आपको जैसे नजर आ रहा है कि नया इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। तो पुराना इक्विलिब्रियम जो था वो यहाँ था, और जो नया इक्विलिब्रियम आ गया वो ऊपर चला गया E1 पे, और प्राइस बढ़ गई, P1 पे चली गई। ठीक है, नया इक्विलिब्रियम भी आ गया, और अब जो क्वांटिटी डिमांडेड है, सप्लाई तो कम हुई है नो डाउट, यहाँ आ गई। अच्छा, मैं ये इसको हटा रहा हूँ, किसको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये वाली चीजें, ताकि ये सिर्फ बताने के लिए था। ठीक है, अब क्या हुआ जी, क्वांटिटी
जो है, अब ये डिमांडेड नहीं थी, ये तो दोनों ही है ना, डिमांड और सप्लाई दोनों थी। ये क्वांटिटी हम खाली लिख देते हैं, और ये Q1 है, ये Q है। तो ओवरऑल क्वांटिटी कम हो गई, और ये वही हुआ जो मैंने आपको बताया कि जो भी वजह आई, जैसे मैं कहता हूँ फ्लड आया, तो फ्लड की वजह से, फ्लड आ गया, उससे क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई, और उससे ऑफ कोर्स शॉर्टेज क्रिएट हो गई। शॉर्टेज क्रिएट होने से प्राइस बढ़ी है, और प्राइस बढ़ने से एक काम और हुआ है, और वो क्या, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो गई। और वो कैसे नजर आ रहा है, देखो सप्लाई तो शिफ्ट हो रही है, हमें नजर आ रहा है सप्लाई ने प्राइस बढ़ाई है, और डिमांड में मूवमेंट आ रही है, टू मूवमेंट अलोंग द कर्व टू द लेफ्ट साइड फ्रॉम E टू E1। तो ये जो हो रहा है, इसके लिए मैं और कोई कलर मंगा, ये जो E और E1 के दरमियान हो रहा है, ये वाला काम, ठीक है, ये डिमांड कम हो रही है, क्यों, प्राइस के बढ़ने की वजह से। इसको बोलते हैं प्राइस रैशनिंग। क्या मतलब ये कि जब वो जो शॉर्टेज हुई है, सप्लाई कम होने से, अब सब लोगों को तो चीजें प्रोवाइड करके नहीं दे सकते उस प्राइस पे, तो क्या किया जाता है, जो प्राइस सिस्टम है या जो प्राइस है, वो फंक्शन करती है एज रैशनिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो उसमें फिर प्राइस बढ़ती है, और वो उस शॉर्टेज को कवर कैसे करती है, कि वो डिमांड को, अगर सप्लाई कम हुई है तो वो डिमांड को भी कम कर देती है। सप्लाई तो किसी और वजह से कम हुई है, लेकिन प्राइस डिमांड को भी कम कर देती है, और दोनों को एक ऐसे पॉइंट पर ले आती है जो कि एक नया इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं, और वो आपका E1 का पॉइंट है, न्यू इक्विलिब्रियम। और ये है वो राशनिंग के, जब सप्लाई कम हो गई तो प्राइस ने डिमांड को भी कम करके सप्लाई के बराबर कर दिया, तो इक्विलिब्रियम पे दोबारा से वापस आ गई मार्केट। इसको बोलते हैं प्राइस राशनिंग, कि प्राइस डिमांड को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, कम कर देती है, whenever there is a disequilibrium because of fall in supply। जी समझ आ गई इस बात की? जी सर। क्यों जी अब्दुल्ला साहब? जी सर, आ गई है। आ गए। तो पेपर में अगर सवाल आए तो आपको इसी तरह ही डायग्राम, अब तो एमसीक्यू में भी आ जाता है, लेकिन अगर वैसे सवाल आए तो आपको ये डायग्राम बनानी है, उसको एक्सप्लेन करना है, तभी सर नंबर हम मिलेंगे। हम तो गंद मचा देंगे, उसको समझ कैसे आएगा? वो नहीं, ऐसे गंद नहीं मचाना है ना आपने, तो देखो आपने डायग्राम बनानी है और फिर नीचे एक्सप्लेन करना है। मैं तो सिंबल बना बना के आपको बता रहा हूँ ना एक्सप्लेन करने के लिए, आपने थोड़ी ऐसे लिखना है। आपने ये जो मैंने बात बताई है, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद नीचे उसको एक्सप्लेन करना है। ओके सर। अच्छा, आगे देखो तो, आगे हमारे पास आ गया सिग्नलिंग। ट्राई जो है वो सिग्नल के तौर पे काम करती है, और आगे आपको नजर आ रहा है ट्रांसमिशन ऑफ प्रेफरेंसेस। ये क्या करती है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंज्यूमर्स, और इधर मैं लिख रहा हूँ प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो यहाँ पे है प्राइस, ठीक है। अब प्राइस क्या करती है, जो कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस है, कंज्यूमर्स की जो प्रेफरेंसेस है ना, यानी कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक है, उसको प्राइस के थ्रू आगे कम्युनिकेट करती, ट्रांसमिट करती है। नाम यही है ना, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेफरेंसेस। प्राइस कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस को आगे प्रोड्यूसर को ट्रांसमिट करती है, और फिर प्रोड्यूसर अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है कंज्यूमर्स की उन रिस्पॉन्ड, सॉरी एक मिनट, रिस्पॉन्स टू दोज प्रेफरेंसेस। अब वहां पेपर में सर ये किस किस की प्रेफरेंसेस की बात हो रही है?
कंज्यूमर्स की ना, आपको मैं बता रहा हूँ कि कंज्यूमर जो है वो अपनी प्रेफरेंसेस जो है ना वो प्राइस के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं प्रोड्यूसर्स को, या आसान लफ्जों में जो प्राइस है वो कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस को ट्रांसमिट करती है प्रोड्यूसर्स को। और इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ प्रेफरेंसेस, ऊपर लिखा भी हुआ है। अच्छा, अब सवाल ये वो सर कैसे इसमें करती क्या है? लग्जरी और नेसेसरी गुड्स आएंगे? कौन सी? लग्जरीज और नेसेसरी? इसमें क्या लग्जरी और एसेंशियल गुड आइटम्स आएंगे? देखो, एसेंशियल गुड्स जो होती है ना, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जो एसेंशियल गुड्स होती है ना, अगर तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी है तो फिर वो गवर्नमेंट एसेंशियल गुड्स की प्राइसेस को कंट्रोल कर लेती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एसेंशियल गुड्स, इस पे ना गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल लगाती है। प्राइस कंट्रोल, इससे ज्यादा नहीं कर सकते या इससे कम प्राइस नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप पेट्रोल को ले लो, तो पेट्रोल गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि कीमत अब ज्यादा होगी या कम होगी। जो पेट्रोल पंप्स वाले हैं वो प्राइस को कम ज्यादा नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिमांड, कि यार हमारे पेट्रोल पंप में बड़ा रश लगा होता है, चलो प्राइस बढ़ा दो। या जिस पेट्रोल पंप पे कम है, मतलब कम का तो हम छोड़ देते हैं, हम ज्यादा की बात ही करते हैं, क्योंकि अपनी कॉस्ट से कम पे कौन बेचता है। इसी तरह वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इसी तरह आपकी जो डेली आइटम्स हैं, आटा हो गया, चावल, चीनी, दालें वगैरह जो भी है, ये सब गवर्नमेंट, चूंकि इस पे प्राइस कंट्रोल होता है, इसलिए इसमें जो प्राइस है वो अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। आपने याद रखना है, यानी कि वो राशनिंग का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, वो जो सिग्नलिंग जो हम पढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ प्रेफरेंसेस, इसका फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। और आगे अभी हम पढ़ेंगे इंसेंटिवाइजिंग, वो भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि प्राइसेस अब ऑटोमेटिक नहीं है। यानी कि ये आपके एडम स्मिथ साहब थे, जिन्होंने जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, उन्होंने प्राइस को एक इनविजिबल हैंड का नाम दिया। मतलब कि ये प्राइस एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है जिसमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, और ये लोगों के हिसाब से अपनी डिमांड को कम ज्यादा, और लोगों की डिमांड के हिसाब से प्राइस कम ज्यादा होती है, और उस हिसाब से फिर चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं। तो प्राइस जो है ना, प्राइस सिस्टम एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। लेकिन जब गवर्नमेंट को लगता है कि जो एसेंशियल आइटम्स है वो तो हर एक को मिलनी चाहिए, तो उस केस में फिर गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल लगा देती है, और उसमें फिर प्राइस अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। तो ये नॉर्मली जो है ना वो बाकी आइटम्स हैं जो गवर्नमेंट को लगता है कि इसमें कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट नहीं होंगे, या ये जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। जैसे आप अगर कोई आईफोन ले रहे हो, या गाड़ियां हैं, या आप और कोई दूसरी आसाइश की चीजें लेते हो, तो उसमें प्राइस कंट्रोल नहीं लगता ना। लैपटॉप्स हो गए, आपकी ब्रांडेड कपड़े हो गए, वगैरह वगैरह, असेंशियल की बात करें। अच्छा, तो ये सर आपको मैंने, जी बोले। सर ये नॉर्मल गुड्स पे लग सकता है? जी, नॉर्मल गुड्स में बिल्कुल लग सकता है, और नॉर्मल गुड्स, लेकिन ये आप बस देख लें कि वो असेंशियल आइटम्स ना हो। मतलब पेट्रोल जो है वो एक नॉर्मल गुड ही है, पेट्रोल कौन इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो एक असेंशियल आइटम है, इसलिए गवर्नमेंट उसमें प्राइस कंट्रोल लगा देती है। और फिर वहां पर फंक्शन ऑफ प्राइस जो है ना वो काम नहीं करता, प्राइस अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। लेकिन नॉर्मल गुड के केस में बिल्कुल ये परफॉर्म किया जाता है। और अब हम जब बात करते हैं ना नॉर्मली फंक्शन ऑफ प्राइस की, तो हम नॉर्मल गुड की बात कर रहे होते हैं। तो वरना आम हालात में एक्सेप्शन मौजूद हैं, इंफीरियर गुड्स भी होती हैं, उनके साथ ताल्लुक और होता है। इसी तरह गिवन गुड्स भी होती हैं, बहरहाल वो A2 इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे, बल्कि शायद मैं ही पढ़ाऊंगा, तो उस वक्त देखेंगे। अभी हम इसी बिल्कुल नॉर्मल गुड्स की ही बात कर रहे हैं, जिसका प्राइस के साथ जो है वो एक नेगेटिव रिलेशन है। अच्छा, अब और परचेजिंग पावर बढ़ने से उनकी डिमांड बढ़ जाती है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि अब ये जो मैंने आपको मैकेनिज्म जो मैंने दिखाया है कि वो सिग्नलिंग का जो फंक्शन है प्राइस परफॉर्म करती है, और सिग्नल किसे करती है? प्रोड्यूसर को। और सिग्नल क्या करती है कि भाई कंज्यूमर ये प्रेफर कर रहे हैं, ये गुड प्रेफर कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, और उस हिसाब से फिर जो प्रोड्यूसर है वो रिस्पॉन्ड करता है उनकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से। अच्छा, अब वो कैसे? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, कि अगर एक प्रोडक्ट है, उसकी कंज्यूमर वो नहीं लेना चाह रहे, ठीक है, कंज्यूमर्स वो प्रोडक्ट नहीं लेना चाह रहे, तो क्या होगा?
उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस गिर जाएंगी ना। मतलब कंज्यूमर्स उसको जब नहीं लेंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जब प्राइस कम होगी तो ये जो कम प्राइस है ये सिग्नल कर रही है प्रोड्यूसर्स को, क्या वो कन्वे कर रही है कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को कि भाई इस चीज की डिमांड अब नहीं है, ये ना बनाओ। तो रिसोर्सेज को यहां से विथड्रॉ कर लिया जाएगा। इस केस में वो क्या करेंगे, विथड्रॉल ऑफ रिसोर्सेज, विथड्रॉल ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है जी। अच्छा, और इसी तरह से अगर किसी चीज की डिमांड जो है वो ज्यादा हो रही है, डिमांड अगर कंज्यूमर्स वो चाह रहे हैं, वो प्रेफरेंस शो कर रहे हैं, तो कंज्यूमर प्रेफरेंस कैसे शो करता है, डिमांड बढ़ा के। तो वो डिमांड बढ़ा देंगे। जब डिमांड बढ़ाएंगे तो जारी बात है प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जब प्राइस बढ़ेगी तो ये सिग्नल करेगी प्रोड्यूसर को कि भाई अब आप इसमें ज्यादा एलोकेशन करें, यानी कि मोर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी, मोर एलोकेशन ऑफ। प्रोड्यूसर अपने जिस जिस टाइप ऑफ गुड्स के ऊपर लोग ट्रांसफर कर रहे होंगे, प्रोड्यूसर अपना उस टाइप ऑफ गुड के ऊपर रिसोर्सेज एलोकेट करने लग जाएगा क्या? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब वो लेकिन आप याद रखें इकोनॉमिक्स में जहां डायग्राम बनती है वहां जरूर बनाएं, क्योंकि एग्जामिनर डायग्राम बहुत पसंद करता है। तो अब अभी तक हमने डायग्राम नहीं बनाई ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि सिग्नलिंग का जो फंक्शन है वो प्राइस कैसे परफॉर्म करती है। तो मैं डायग्राम भी एक यहाँ आपको यही बना देता हूँ। आप ये देखें, ये हमारे पास डिमांड है, ये सप्लाई है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। और कंज्यूमर्स ने प्रेफरेंस शो की डिमांड को कम करके। तो जब डिमांड आपने कम कर दी तो नया इक्विलिब्रियम तो यहाँ आ गया, प्राइस भी कम हो गई, E1 पे आ गया और क्वांटिटी यहाँ पहुंच गई। और अब जो आपका प्रोड्यूसर है वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर भी ये देखें, ये उसने भी सप्लाई कम कर दी है, एलोकेशन वहां से निकाल लिए हैं, क्योंकि उसको सिग्नल मिल गया। किस तरह से, प्राइस जब कम हुई तो उसे सिग्नल मिल गया कि भाई कंज्यूमर इस चीज को प्रेफर नहीं कर रहे, वो उस चीज की सप्लाई को भी कम कर देगा, रिसोर्सेज वहां से निकाल लेगा। इसी तरह से अगर ये डिमांड है और ये सप्लाई है, अच्छा ये सप्लाई है, तो ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये इक्विलिब्रियम है। अब क्या हुआ, कंज्यूमर ने डिमांड ज्यादा कर दी तो इक्विलिब्रियम चला गया ऊपर, तो प्राइस जो है ना वो यहाँ बढ़ के ऊपर आ गई और आपकी क्वांटिटी यहाँ चली गई है। तो अब ये भी कन्वे किया, प्राइस बढ़ने से वो उनको इंसेंटिव मिल रहा है। क्या मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंसेंटिव मिल रहा है। तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, मूवमेंट अलोंग द कर्व होगा कि वो रिसोर्स की एलोकेशन ज्यादा कर देंगे चीज की प्रोडक्शन के लिए, और इवेंचुअली वो पॉइंट E1 पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर भी कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस के हिसाब से रिस्पॉन्स किया गया, और पीछे भी उनके कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस के हिसाब से रिस्पॉन्स किया। अच्छा, इसको हम बोलते हैं, इसको, अच्छा तीसरा जो हमें नजर आ रहा है वो भी हम इसी में देख लें, क्या वो आ गया, इंसेंटिवाइजिंग, यानी कि प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव भी मिलता है, प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव भी मिलता है कि हमें इस चीज को बनाना चाहिए कि नहीं। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो डायग्राम है नीचे वाली, ये जो डायग्राम है नीचे वाली, ये इंसेंटिवाइजिंग के फंक्शन को भी शो करता है। इंसेंटिवाइजिंग, सारी बात है, जब प्राइस बढ़ेगी तो बड़ी प्रोड्यूसर को इंसेंटिव मिलेगा ना कि वो उस चीज में ज्यादा रिसोर्सेज लगाए, ज्यादा इसको एक्सपैंड प्रोड्यूस करे, उस बिजनेस को ज्यादा एक्सपैंड करे। तो ये इंसेंटिवाइजिंग के फंक्शन के लिए भी यही डायग्राम बनती हुई हमें नजर आती है।
अच्छा, अब आपने, अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरा ख्याल आपके, सही है ना? जी सर। अच्छा, और ये ना, ये जो जी बुक है, सर। ये इसमें ना आपको उन्होंने बस ये कि डायग्राम बनी नहीं हुई, ये फंक्शन ऑफ प्राइस, इसमें रैशनिंग है, सिग्नलिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ प्रेफरेंसेस है, प्रोविजन ऑफ इंसेंटिव है। तो डायग्राम किधर होगी? हाँ, इधर डायग्राम नहीं, तभी तो बना दी ना, बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कहीं कहीं इस बुक में जहाँ जहाँ डायग्राम नहीं है ना, तो वहां मैं डायग्राम मैं बना रहा हूँ ना साथ में, जहाँ मुझे लग रहा है कि नहीं है, तो आप इन डायग्राम को फॉलो करो जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ। तो ये आपने यहाँ रैशनिंग की डायग्राम बनानी है, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेफरेंसेस की भी डायग्राम बनाएं, इंसेंटिव की भी डायग्राम बनाएं, बाकी वही चीज है जो आपको बताया। अच्छा, ये हो गया। अब हम चलते हैं वापस। अच्छा, ये ना टाइम रन आउट हो रहा है, आप दोबारा ज्वाइन करें ताकि क्लास के बीच में जो है ना वो इंटरप्शन ना हो। ओके सर।